दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहितास और आप देख रहे हैं जलको बागड़ बेल्ट फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। हमारे साथ जुड़े हैं मनरूप जी और वो फ़िलहाल कुज्जी पंचायत के अंदर अध्यापक पद पर और राजकीय कन्या विद्यालय में वो कार्यरत है। तो उनसे हम आपसे बातचीत करवाएंगे। तो दोस्तों मनरूप जी की बहुत ही रोचक कहानी है और जिन्हें अपने जीवन के अंदर वो शिक्षक तो बने, लेकिन इनके पीछे बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है और उन्होंने अपनी जो आप बीती कहानी उन्होंने मुझे बताई है, आज उन्हीं की जुबानी हम जानेंगे। और जितने भी साथी देख रहे हैं वो भी इस वीडियो को देखकर इतने मोटिवेट होंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। और जितने भी साथी जो अपने जीवन के अंदर कठिनाई आती है, उनसे घबरा जाते हैं, तो इस वीडियो को देख करके उनको बहुत मोटिवेट मिलेगा कि उनको हारना नहीं चाहिए। मतलब हिम्मत से हार जाना चाहिए लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हारना हिम्मत से होता है लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये कहानी अब सब मैं आपकी बातचीत कराऊंगा मनरूप जी से। सबसे पहले आपका स्वागत है जी हमारे फेसबुक पेज जलको बागड़ बेल्ट और यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद जी, धन्यवाद है रोहतास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कि आप सबसे पहले जो लोग आपको देख रहे हैं उनको पहले अपना परिचय बताइएगा और आपकी पृष्ठभूमि है, आपका जो संघर्ष भरी कहानी है, उसके बाद आप शुरू कीजिएगा। सबसे पहले आपका परिचय। सर मेरा नाम है मनरूप है और मैं गांव रामसीसरे भेड़वालिया जिला चूरू से बिलोंग करता हूं। वर्तमान में मैं बादरा ब्लॉक हनुमानगढ़ जिले के ग्राम पंचायत कुंजी में L2 हिंदी से अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ, जो बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय कुंजी। तो मनरूप जी आप बताइएगा, आप जो आपकी संघर्ष भरी कहानी है उसके अंदर सबसे पहले जो बचपन में आपको किस चीज़ का शौक़ था और वास्तव में आप जिस प्रकार आप शिक्षक बने हैं उसके लायक थे या फिर आप ऐसे ही घुमा करते थे, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं रोहतास जी आपको बताता हूँ कि मैं वैसे पढ़ाई में मेरी उतनी रुचि नहीं थी और ज़्यादातर मैं मेरे दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने में समय व्यतीत करता था। और मेरा बड़ा भाई है, वो हमेशा हमें ये कहता था कि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा पढ़ाई ज़रूर है, आप पढ़ाई करो। और पिताजी है वो कृषि का कार्य करते हैं, फिर भी उन्होंने हमें ये कहा कि शिक्षा से आदमी बहुत कुछ पा सकता है। स्टार्टिंग के अंदर जब बचपन में मैं क्रिकेट भी खेला करता था और एक बार मैंने पढ़ाई बीच में छोड़ भी दी थी, आप बता रहे थे, तो उसके बाद आपने कब कमबैक किया? मैं उसके बाद मैं पढ़ाई में वापस से मेरे जो साथी थे और मैंने एक मेरा टर्निंग पॉइंट ये रहा है कि मैं जब बीएड की थी ना, इंटर्नशिप में जो 96 दिनों की इंटर्नशिप होती है, वहाँ मैंने गांव में एक महात्मा गांधी विद्यालय वर्तमान में, उसमें मैंने इंटर्नशिप की और उसके संचालक है श्री जितेंद्र जी शर्मा। उन्होंने मेरे को बहुत मोटिवेट किया। उन्होंने कहा कि आप टीचर बनने के काबिल हो, तो आप अपनी पढ़ाई है वो निरंतर जारी रखो। एक दिन आप भी इस मेरी तरह टीचर बनकर अपना मुकाम हासिल करोगे। तो फिर मैंने बीएड कंप्लीट होने के बाद मेरा रिजल्ट, जैसे ही रिजल्ट आता है तो मैं बड़े भैया से ये कहता हूँ कि भाई मेरे को तैयारी करनी है अध्यापक की। तो वो बोला कि भाई तैयारी करनी है तो जाओ तैयारी करने। तो मैंने सुन रखा था कि सीकर में मनोज जी मिश्रा है, वो बहुत ही शानदार है, हिंदी विषय के अध्यापक है, आज राजस्थान में जाने माने अध्यापक है वो। फिर उन्होंने कहा कि हम सीकर के लिए रुपए नहीं भेज सकते, तो आप भाटिया आश्रम में सुरतगढ़ अपनी तैयारी करने के लिए जाओ, क्योंकि भाई साहब ने वहाँ 2018 में सेकंड ग्रेड भर्ती की तैयारी की थी। मैं वहाँ चला गया। जाने के बाद जैसे ही मैं अपनी एडमिशन वहाँ भाटिया आश्रम सुरतगढ़, जहाँ के संचालक श्री प्रवीण जी भाटिया है, जो राजस्थान में बहुत ही शानदार अपनी टीचर के लिए भूमिका निभा रही है, उन्होंने हमारा जो पात्रता पेपर होता है ये पेपर लिया। तो उस पेपर में मेरे 69 नंबर बने थे 150 में से। फिर मैं आया, उसके बाद कमरे में आके ओमार से एनस्वर की मिलाई
उन्हें क्वेश्चन राइट हुए। फिर बड़े भाई साहब का फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि आज का पेपर कैसा रहा। तो मैंने कहा कि आज कितने भाई हो आप वैसे हम 3 भाई है। एक बड़ा भाई है राकेश कुमार जो वर्तमान में कोठियान भीलवाड़ा में हिंदी विषय से व्याख्याता है। अभी वर्तमान में उसकी 1 फरवरी 2024 से ज्वाइनिंग है। अच्छा, मतलब दोनों भाई साथ में लगे अलग? मेरी ज्वाइनिंग है वो 30 सितंबर 2023 की है। मैं उससे करीबन 4 महीने पहले लग गया था। अच्छा। मेरे परिवार की सबसे बड़ी कहानी ये है कि बड़े भाई साहब है जो हिंदी से व्याख्याता लगे हैं। अपना कार्य शुरू किया। पवन जी श्रावत करके एक वहाँ के हिंदी के बहुत शानदार अध्यापक है सूरतगढ़ में, उनसे हमने हिंदी की व्याकरण पढ़ी। मेरा प्लेटफॉर्म एकदम सही तरह से चल रहा था। मैं अपनी तैयारी को एकदम मतलब तारतम्यता से लेकर चल रहा था। तो अचानक एक कोरोना नाम की एक बीमारी हमारे देश में या पूरे विश्व में फैल गई थी। तो उस समय क्या हुआ कि लोग बाग है वो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए अपने घरों की ओर पलायन करने लगे। हाँ, जहाँ पर आपने कमरा ले रखा हुआ। हाँ, वहाँ से मैंने जो कमरा ले रखा था, बड़े भाई साहब मेरे साथ में तैयारी कर रहे थे 3rd ग्रेड की, वो गांव आए हुए थे। और जो ऊपर का पोर्शन बना हुआ था ना रोहतास जी, वहाँ पे 5 कमरे बने हुए थे। 4 कोई मेरे साथी, किसी ने पटवारी की तैयारी कर रहा था, कोई ग्राम सेवकी कर रहा था, हम 2 भाई अध्यापक की तैयारी कर रहे थे। कोरोना काल में क्या हुआ कि जैसे ही परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हुई तो तब लोग वहाँ से पलायन कर गए। तब मैंने सोच लिया कि ये समय सही है। आप घर पे नहीं गए वो मतलब? नहीं, मैं कोरोना से मैं बता देता हूँ आपको, 22 मार्च 2020 को अपने संपूर्ण राजस्थान में लॉकडाउन लग गया था। मैंने उस समय उत्कर्ष क्लासेज के संचालक श्री निर्मल जी गहलोत है, वो ऑनलाइन कोर्स में छूट लेकर आए थे। मैंने उसी समय उसका कोर्स से परचेज कर लिया था, यानी खरीद लिया था। फिर धीरे धीरे मैंने तैयारी जारी रखी। उसके बाद प्रवीण जी भाटिया ने उन्होंने आदेश दिया कि अब अपना समय है वो अपने अनुकूल नहीं है, कोरोना ज़्यादा फैल गया है। उस समय गंगानगर हनुमानगढ़ 2 ग्रीन जोन में थे, वहाँ ज़्यादा कोरोना के केस नहीं थे। फिर हम गांव आ गए। दोनों भाइयों ने हमारे वैसे खेत में ट्यूबवेल बना हुआ है, माता पिता और छोटा भाई खेत में रहता है। और उन बड़े भैया ने कहा कि अब मैं तैयारी जारी रखना है, चाहे कोरोना हो कुछ भी हो। संघर्ष जारी रहना चाहिए। उसके बाद हमने घर पे अपना प्लेटफॉर्म बना लिया, लाइब्रेरी सिस्टम। वहाँ दोनों भाई सुबह 5 बजे से लेके शाम 10 बजे तक करीबन 10 या 15 घंटे पढ़ाई करते थे। उसके बाद बता देता हूँ रोहतास जी, जुलाई महीना 2021 में घर वालों ने मेरी शादी का प्रोग्राम कर दिया। 8 जुलाई 2021 को हुई। उसके 5 दिन तुरंत बाद में वापस मैं सूरतगढ़ जस्ट शादी होने के तुरंत बाद आप चल? तुरंत बाद भैया ने कहा कि भैया अभी तैयारी करने चलना है, शादी का जो प्रोग्राम हो गया है। हम वापस चले गए तैयारी करने के लिए। पेपर शानदार गया। बड़े भैया के 128 क्वेश्चन बने, मेरे 126 बने। फिर हमने वहाँ से अपना सामान ले लिया और पेपर बढ़िया गया। यही सोच के आए थे कि वे अध्यापक लग जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ कि हम घर आ गए। घर आने के बाद पिताजी वैसे पढ़े लिखे नहीं है, पर फिर भी वो समझदार बहुत है। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में? शिक्षा में बहुत है, क्योंकि मैं 3 भाई है, तीनों को BEd MA करवा रखा है। एक हमारी जो छोटे भाई की बहू है, उन्हें भी हमें BEd करवा रखी है। पिताजी ने बोला कि भैया आपने, चलो ठीक है, आपका पेपर बढ़िया गया 3rd ग्रेड का, आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। आप 1st ग्रेड का कोर्स है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, जैसे भी तैयारी जारी रखो अपनी। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उत्कर्ष क्लासेज से वापस से 1st ग्रेड का हिंदी से कोर्स परचेज कर लिया। मैंने मेरी प्रक्रिया है, मतलब नोट्स वगैरह मैं ज़्यादातर दूसरों की गाइडों पर नहीं, मैं खुद से हस्तलिखित मेरे हाथ के द्वारा लिखे हुए नोट्स को मैं ज़्यादा वरीयता देता हूँ। हाँ, मेरे विश्वास देता हूँ। मैं मेरा अपना नोट्स बनाने लगा। एक हिंदी की बुक चलती है कक्षा 11-12 में, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, उसको किताब को साथ में ली और जो टीचर है 1st ग्रेड का कोर्स करवा रहे थे उसको साथ में एडजस्ट करता गया। नोट्स बनवा लिया। करीबन उसका काव्य शास्त्र बाकी रहा था बनाने के लिए। क्या हुआ कि 8 फरवरी 2022 को सूचना मिलती है कि 3rd ग्रेड का पेपर है वो लीक हो गया है।
तो सरकार ने ये निर्णय ले लिया कि L2 का हम पेपर रद्द कर दिए। पेपर रद्द होने के बाद मैं मानसिक दबाव में ज़्यादा हो गया था कि क्योंकि मेरी ये 3rd ग्रेड की पहली भर्ती थी। तो मतलब कि एक आप वो हंसने वाली बात है, दर्शकों को लगेगा कि ये कैसे हो सकता है। एक मतलब ये भी कहानी आप मुझे बता रहे थे कि मेरे साथ में बचपन के अंदर क्रिकेट खेला, बहुत ज़्यादा खेला करता था और पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं था मेरा। और वो बकरियों वाली बात क्या है वो पूरी बताइएगा। मतलब एक बार आप पढ़ाई के शुरू करके दोबारा आपने फिर से छोड़ दी उस पढ़ाई को और बकरियां लेके दी घर वालों ने, और फिर बकरियां आपने छोड़ दी। बकरियां आप छोड़ने का क्या कारण था? देखो, घर वालों ने जो बकरियां मेरे को दिलवाई थी, बकरियां मैं ले जाता ना, उसके साथ में ही जो मेरा खेलने का सामान है ना, बैट गेंद साथ में लेके जाता। मैं उससे ज़्यादा बकरियों को ध्यान नहीं देता था। मैं ज़्यादातर अपना समय वो क्रिकेट में बिताता। जो साथी बकरी चलाने वाले थे उनको भी मैं मेरे साथ में रोक लेता था। अच्छा, उसको सौंप देते थे? हाँ, कि भाई आप जो मेरी बकरी है उनको आप निगे रखना, आप निगरानी करो। तो घर पे मैं वापस आता ना, उस समय बकरियां पूरी नहीं होती थी। तो मतलब बकरियां आप अगर 20 बकरियां लेके जाते तो मतलब वापस आते तो कितनी मिलती? करीबन 5 या 7। इतनी रोजाना थोड़ी खराब? तो रोजाना ये है कि वो हमारे क्या है कि वहाँ बाद में लेके घर वाले लेके आते थे। हाँ, घर वाले को क्यों मैं शैतानी करता था ना, तो क्योंकि वो उन्हें पता है कि वो क्रिकेट खेल रहा होगा, बकरियां कहाँ लेके आएगा। तो बकरियां तो वैसे मैंने फिर वो क्या, घर वालों ने सोच लिया कि भाई ये बकरियों में भी सक्सेस नहीं है, ये बकरी नहीं चरा सकता। हाँ, बकरी नहीं चरा सकता ये। अच्छा। तो फिर मैं वापस पढ़ाई की ओर मुड़ के आया। मतलब क्या कारण था कि आप दोबारा से मतलब, या तो आपको मतलब ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि बकरियों में तो पसीना करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा और ज़िंदगी भर बकरियाँ थोड़ी चराएंगे। उस तो, मतलब कैसे आप मोटिवेट हुए, किसने आपको मोटिवेट किया कि आप पढ़ाई करो, और किसके साथ आपकी जिद हुई, कैसे हुआ ऐसा? देखो, बकरियां वाली बात ये है कि जैसे जो हमें घर वाले बकरी लेके दी है वो पूरी घर नहीं पहुंचा सकता था मैं ना। तब पिताजी ने बोला कि भाई आप बकरी में सक्सेस नहीं हो, या बकरियों को भी आप सही तरह से मतलब चरवा के नहीं ला सकते। अच्छा। तो आप क्या करोगे ज़िंदगी में? अच्छा, आपके पास ऑप्शन है, कहा तो बकरी चराओ या पढ़ो। तो फिर मैंने ये सोच लिया कि पिताजी बोल रही है कि गलत थोड़ी बोल रही है, हमारी गार्जियन है, अभिभावक है। तो फिर वहाँ से मैं टर्निंग पॉइंट ये रहा कि मैं पढ़ाई शुरू कर दी वापस, फिर पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद आपकी ज़िंदगी में मतलब आप उसके बाद आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा? हाँ, नहीं, उसके बाद संघर्ष जारी है अभी। फिर बड़े भाई साहब ने ये बोला था कि यार आप ऐसा करो, 2nd ग्रेड टीचर की तैयारी करो उसकी। तो फिर मेरे मन में ये आया कि यार जो मैंने पीछे 1.5 साल से जो संघर्ष किया है, क्या पता जो नई भर्ती है, नई चीज़ जल्दी समझ में नहीं आती है, समय लगता है कोई चीज़ समझने के लिए। तो मैंने 2nd ग्रेड की तैयारी नहीं की, फिर मैंने पात्रता की तैयारी की। जो सरकार ने बनाया था कि भाई जो छात्र है पात्रता परीक्षा पास करेगा वही मेन एग्ज़ाम में बैठेगा। अच्छा। तो मैंने पात्रता की पहले तैयारी की। पात्रता में मेरे 150 में से 122 क्वेश्चन सही हुए थे, यानी 81%। और उसके बाद पात्रता के बाद करीबन 8 लाख व्यक्ति शायद पात्रता क्लियर की थी बीएड वालों ने। तो फिर मैंने मेन सब्जेक्ट हिंदी विषय से तैयारी शुरू कर दी, शानदार मेहनत की। कम से कम में हमने सरदार से वहाँ से सूरतगढ़ से मैं आ गया था कि मैंने भाई कोचिंग कर ली है। उसके बाद मैंने सरदार शहर में मकान किराया लेके वहाँ दोनों भाइयों ने तैयारी की। उन्होंने तो लेक्चरर भर्ती हिंदी से 1st ग्रेड की तैयारी शुरू की और मैंने 3rd ग्रेड की तैयारी शुरू कर दी। उसके बाद एक एग्ज़ाम से पहले की घटना बताता हूँ आपको। एग्ज़ाम से पहले ये हुआ कि जो पेंडिक्स होती है ना हमारे, पेंडिक्स में मेरे ज़्यादा दर्द होने लगा था। मैं सही तरीके से बैठ नहीं पा रहा था। उस समय एक बार ऐसा हुआ कि मैं बेहोश हो गया था। फिर बड़े भैया डॉक्टर के पास ले गए, तो उन्होंने जैसे मेरी सोनोग्राफी की। सोनोग्राफी में उन्होंने बताया कि भाई पेंडिक्स नाड़ में दिक्कत है, तो आप इसका ऑपरेशन कराओ, क्या पता कब उसकी नाड़ फट सकती है और नाड़ फटने से उसकी मौत भी हो सकती है। तो भाई साहब ने बोला कि मनरूफ क्या करें। तो मैंने रोहतास जी वहाँ पर नहीं घबराया। जो ऐसी घटनाओं में व्यक्ति घबरा जाते हैं, मैंने वहाँ नहीं तो घबराया। मैंने डिसीजन लिया कि यदि नाड़ फट गई तो फट गई,
यदि नाड़ नहीं फटी तो थर्ड ग्रेड भर्ती से हम सिलेक्शन ले जाएंगे। अच्छा अच्छा। ये घटना है करीबन 1.5 महीने पहले की। तो फिर मैंने वो जैसे मतलब इतना दर्द रहा मेरे नाड़ में, मैं सही तरीके से बैठ नहीं, मैं कभी लेट गए कभी बैठ गए और कभी मतलब हर परिस्थिति मेरे अनुकूल करके तैयारी की, शानदार तैयारी की। और उसके बाद में मैं उस पेपर दे के आता हूँ। पेपर में मेरी शानदार नंबर बनते हैं। करीबन आपको बताऊँ, पहले मेरी जो एनएसवर की जारी की थी उसमें मेरे 243 नंबर बने थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि फेरबदल कर दिया। क्वेश्चन चेंज करने के बाद मेरे 237.62 नंबर बने। और मैंने जो 6 नंबर कम हो गया आपको? हाँ, उसमें कम हुए थे क्योंकि उत्तर चेंज हो गया था वहाँ। और उसके बाद मैंने 1 नंबर पे चूरू जिला अप्लाई किया था। चूरू जिले में हिंदी से 10 सीट थी, वहाँ पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर 2 नंबर पर वरीयता में मैंने हनुमानगढ़ जिला भरा। हनुमानगढ़ जिले में करीबन यहाँ पर 42 सीट थी और यहाँ पर एससी की 5 सीटें थी। वैसे मैं जनरल फाइट होने से तो बच गया क्योंकि जनरल की 240 नंबर मेरिट रही थी और मेरे 237.62 में एससी कैटेगरी में हनुमानगढ़ में मेरी प्रथम रैंक आई थी। वेरी गुड, बहुत अच्छा भाई। और फिर काउंसलिंग करवाई। आप मेरा सौभाग्य है जो आपके गांव ग्राम पंचायत कुंजी में पोस्टिंग लगी है। यहाँ पर एक शांत माहौल है। कैसा लग रहा है यहाँ पे आकर के? बहुत मौज है साहब। अच्छा, कामयाबी के पीछे आप किसको धन्यवाद देना चाहेंगे? देखो, सबसे ज़्यादा तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माता पिता को, जिन्होंने अपनी इस संतान जो पढ़ने के लायक नहीं थी पाल पोस के बड़ा किया। उन्होंने संघर्ष करवाया। माता पिता का फर्ज यही बनता है कि वो अपने संतान को प्रगति पर देखना चाहते हैं कि वो मेरा बच्चा आगे बढ़े। जिस समय आप 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ा करते थे, घर की आर्थिक स्थिति कैसी थी? घर की आर्थिक स्थिति उस समय कमज़ोर थी। पिताजी गाड़ा से अपना काम चलाते थे और 3 भाई आप पढ़ा करते? 3 भाई पढ़ते थे और माताजी साथ में पिताजी काम करती थी। अच्छा अच्छा। उनका संघर्ष हमें आज इस मुकाम पे ले आया है। और उसके बाद भूमिका रही है हमारे बड़े भाई साहब राकेश कुमार, जो आज वर्तमान व्याख्याता है। उन्होंने बहुत मोटिवेट किया मुझे। मनरूप जी, बीच में बोलना चाहूँगा कि कई लोग कहते हैं कि मेरी किस्मत ही खराब है। क्या वो किस्मत पे विश्वास करते हैं? देखो, या मेहनत पे विश्वास करते हैं? मैं तो ज़्यादा मानता हूँ मेहनत पे। किस्मत उन्हीं की साथ देती है जो मेहनत करते हैं। किस्मत तो उसकी है, जैसे मान लो कि आपकी जैसे मेरिट रही है 225.04 और आपकी बनी है 225, वहाँ आप 0.4 से रह गए। वहाँ हम किस्मत को मान सकते हैं। ज़्यादा मैं विश्वास करता हूँ मेहनत पे। जो युवा आज के समय में तैयारी कर रहे हैं उनसे मैं यही सलाह दूंगा कि एक बार कोचिंग करने के बाद में आप अच्छी अच्छी बुकें, राइटरों की बुकें पढ़ो और उसको तब तक न छोड़ो जब तक सरकार है वो उस वैकेंसी की भर्ती न करवा दे। बार बार है अपना रिवीजन करते रहिए, बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। एक दिन आप जरूर सफल होंगे।